अभी कहाँ हो? अभी भी मिर्चाई गली में ही हो? जी सर, मैं घर आ गया अभी। हाँ, मंदिर में हूँ सर नई अभी। सड़क। यस सर, मंदिर में। नई सड़क वैसा ही है। यस सर, सड़क तो वैसा ही है और मंदिर का थोड़ा निर्माण चल रहा है। तो मुझे दर्शन करा दो तुम, मतलब बहुत कृपा होगी। जी सर, मैं बैक कैमरा करने की कोशिश करता हूँ, हाँ। या मैं फ्रंट कैमरे से ही करवाता हूँ। आशीष जो है ये पटना सिटी में रहते हैं, और पटना सिटी नई सड़क पे बहुत प्राचीन मंदिर है, सिद्धेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर है। बचपन से पूजा कर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बाबा, कृपा करो बाबा। बाबा की कृपा से ही सब काम होता है। हर हर महादेव। मैं अब क्या बोलूं। जय हो। पूरा दर्शन और और अभी करा, सारा कुछ पूरा दिन दर्शन और करा दो बेटा। पूरे मंदिर में कंस्ट्रक्शन थोड़ा चल रहा है। थोड़ा दिन दर्शन और करा दो। ये सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट सर, मैं ग्लास में हटाता हूँ। तो मेरा बचपन सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर के सामने गुजरा। मैं सामने के मकान में रहता था, और फिर कई दिनों तक मैं उसी गली में रहा, जिस गली से इस मंदिर का रास्ता भी है। वैसे तो ये मेन रोड से भी रास्ता था। और बाबा की कृपा सब पर होती है, और बचपन से सिद्धेश्वर नाथ बाबा को जल चढ़ाने का जो सौभाग्य मिला, असीम कृपा हुई है बाबा की। और आशीष उस जी परिवार सर। से है जो परिवार इस मंदिर की देखभाल करता है, इस मंदिर में भगवान के सेवा करता है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर। हाँ हाँ, ये मंदिर का पूरा निर्माण कर रहे हो। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरी आंखों में आंसू आ गए भगवान को देख करके, दर्शन करते हुए। मंदिर सर, सड़कें बहुत ऊंची हो गई हैं और मंदिर बहुत नीचा हो गया है। हाँ, एक बार वहां पर जो और विग्रह है उनको भी दिखाओ। ये सर, मैं उनके भी दर्शन कराता हूँ, एक मिनट। माँ सरस्वती की भी मंदिर एक वहां पर थी। ये विष्णु भगवान है। हाँ हाँ, विष्णु भगवान का मंदिर। बहुत सुंदर। जय हो। आपको पटना में बहुत कम स्थलों पर विष्णु भगवान का मंदिर मिलेगा, और साथ में भोले बाबा भी हैं। विश्वनाथ मंदिर, जिसके बारे में किंवदंती है कि वहाँ हर वर्ष दिन भर माँ सरस्वती शायद अंधेरे के कारण ना दिखे। नहीं दिख रही है। माँ सरस्वती की बिल्कुल दिख रही है। वो सरस्वती माता का मंदिर है वो। हाँ, बहुत कम स्थल ऐसे हैं पटना में जहाँ माँ सरस्वती की इस तरह से मंदिर हो। और मतलब हम लोग वहाँ पर हर दिन जाते थे, और जल चढ़ाते थे विष्णु भगवान के मंदिर के पास, प्रसाद लेते थे, माँ सरस्वती के पास भी जल चढ़ाते थे, वहाँ जाके के फूल चढ़ाते थे। और बहुत सुंदर आयोजन यहाँ इस मंदिर में होते थे। यहाँ पर सावन के अवसर पर बहुत सुंदर श्रृंगार होता है भोले बाबा का। और नाग पंचमी, और कब कब होता था जो श्रृंगार वहाँ पर? नाग पंचमी और सावन के हर एक सोमवार को सर। हाँ, सावन के हर एक सोमवार को श्रृंगार होता था। एक सेकंड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पटना का एक मंदिर है। पटना सिटी के जो लोग हैं वो लोग इस मंदिर को भली भांति जानते हैं। छोटा मंदिर है, लेकिन बहुत आस्था लोगों की जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ। और आशीष का परिवार इस मंदिर की देखभाल करता है। और आशीष स्वयं भी बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत आस्थावान छात्र हैं। और तकनीक की शिक्षा के साथ अपने परिवार को ये आत्मनिर्भर बनाए, अपने परिवार को सहारा देते हैं। लेकिन तकनीक के साथ साथ इनका अध्यात्म में भी बहुत रुझान है, बहुत लगाव है। और इसके नॉलेज से मैं प्रभावित होता हूँ हमेशा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू आशीष। आपका आशीर्वाद है और आपकी प्रेरणा है। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो अभी तुम कहाँ, समय अभी तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कि गुड़गांव में हो? अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ सर। अभी ऑफिस से कॉल आया नहीं है फाइनल। अच्छा, तुम लोग लेकिन तुम्हारा जाया जा सकता है। एसेंशियल में हो क्या? मैं अभी एसेंशियल में ही कार्यरत हूँ सर। एसेंशियल में हो? जी। चलो। और एसेंशियल में तुम्हारा प्रोफाइल क्या है? एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट मेरा रोल है अभी। और अभी मैं फिर से अपने प्रोफाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रुझान बिजनेस एनालिसिस में थोड़ा ज्यादा जा रहा है। अच्छा। तो मैं बिजनेस एनालिस्ट की भी पीछे से तैयारी कर रहा हूँ। डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग बहुत ही बड़ा और बहुत ही डिमांडेड फील्ड है अभी। लेकिन मेरा रुझान थोड़ा बढ़ रहा है अभी बिजनेस स्टडीज में।
तो बिजनेस एनालिसिस के लिए मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके लिए अजाइल वगैरह का तैयारी की जाती है। डेटा डेटा का तो हर एक जगह पर स्कोप है, और आज इतना डेटा क्रिएट हो रहा है कि उसको जब तक तुम डेटा को, यू कैन नॉट मेक सेंस आउट ऑफ ऑल द डेटा। इफ यू आर एबल टू मेक सेंस ऑफ द डेटा, देन ओनली द डेटा इज मीनिंगफुल टू यू। और Yes. डेटा एनालिटिक्स का जो पूरा जो जो कोर्स कह लो या उसका जो पूरा फील्ड कह लो, वो इसी चीज में है कि हाउ यू आर एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ डेटा। जो डेटा आपके पास है उससे कैसे आप डिसीजंस डिराइव कर सकते हो, कैसे आप अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी हो, चाहे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी हो, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो, चाहे कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी हो, आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स पेन पॉइंट हो। मतलब डेटा सब कुछ बोलता है, लेकिन डेटा को पढ़ना और डेटा को सुनना और समझना सबको नहीं आता है। तो एक डेटा एनालिटिक्स को यही तो समझना है कि डेटा आखिर बोल क्या रहा है। और इतना डेटा क्रिएट हो जा रहा है, इतना क्वांटम ऑफ डेटा क्रिएट हो जा रहा है, और फिर डेटा को क्रिएट करें तो कैसे करें। डेटा को तुम लोग तो डेटा डिजाइनिंग जब करते हो, जब तो तुम लोग इधर से काम करते हो, तो डेटा को आखिर को लेना कैसे है। कई बार लोग डेटा को इस तरीके से लेते हैं कि उससे सेंस बनाना, उसको एनालाइज करना, उसको मतलब कंपेयर करना, ये सब आसान नहीं होता है। सही बात, करेक्ट। मेन डिफरेंस जो होता है सर आम लोगों में और एक डेटा एनालिस्ट में, वो डेटा को स्टोरी के तरह वो रिप्रेजेंट करता है, इसको स्टोरी टेलिंग कहते हैं। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियों का जो अप और डाउन है सब कुछ, और जो भी स्ट्रेटजी डिपेंडेंसी है वो डेटा के ऊपर ही है। आपको जान के अच्छा लगेगा सर, एक्सेंचर एक लिस्ट निकालती है G2000 कंपनीज की, जो रेवेन्यू के बेसिस पे दुनिया की टॉप G2000 कंपनीज होती हैं। उसमें एक्सेंचर भी अपना बहुत कुछ उससे डिराइव करता है, जो मैं नहीं बता सकता। लेकिन वो पूरे रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक्सेंचर में मात्र 4 लोग जानते हैं उसको कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है, और उसमें एक मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत और वो रिपोर्ट डायरेक्ट सीईओ जूली स्वीट जी को जाता है, जिसे वो एनालाइज करती है G2000 कंपनी से एक्सेंचर को कितना रेवेन्यू मिल रहा है, कहाँ कहाँ हम लोग और काम कर सकते हैं, किन किन कंपनियों से हम लोग का बिजनेस कम हो रहा है, जैसे तमाम चीजें। ये वाली रिपोर्ट बाहर भी पब्लिश होती है। यहाँ मैं स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और उसके अलावा जो भी और दूसरे लोग इस वीडियो को कभी को देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि एसेंचर जो है वो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग। जो सर्विस कंपनीज कही जाती है आईटी सेक्टर में, उसमें ग्लोबल लीडर है। जहां इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी शायद टीसीएस है, फिर इन्फोसिस है, उसके बाद चाहे विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, एचसीएल हो, ये जो भी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें ग्लोबली जो लीडर है पूरे, अगर एसेंचर का रिजल्ट अच्छा आता है तो ये माना जाता है कि आईटी सेक्टर जो है वो अभी एक डेढ़ घंटे पहले मेरी आशीष से बात हो रही थी, तो बात हो रही थी रिसेशन आया कि नहीं आया। तो एसेंचर का रिजल्ट देख कर एनालाइज किया जाता है कि अभी रिसेशन आया है कि नहीं आया है। अगर एसेंचर में डाउनफॉल है तो इसका मतलब है कि आईटी सेक्टर जो है वो पूरा, क्योंकि वो अपने आप में सेक्टर का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। तो ही इज वर्किंग इन एसेंचर, और काफी सारे सिमेजन एसेंचर में काम कर रहे हैं। और एक समय था जब डायरेक्टली सिमेस से एसेंचर में जाना मुश्किल था, क्योंकि एसेंचर के एचआर को पटना लाने का हमने कोशिश किया, वो लोग आते नहीं थे कि उनका काम बैंगलोर में और पुणे में और बड़े शहरों में हो जाता था। लेकिन कोविड ने सुविधा ये दे दी कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो था एसेंचर की हायरिंग का, वो ऑनलाइन हो गया, और एसेंचर ने कैंपस में जाना ही बंद कर दिया, कम क्या कर दिया, बंद ही कर दिया। सारा का सारा जो हायरिंग जो है, वो एंट्री लेवल की जो हायरिंग है, वो पूरा का पूरा काम वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। और जब वो ऑनलाइन हायरिंग कर रहे हैं तो उसमें सिमेज के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिली। तो 2020 में पहली बार डायरेक्टली कैंपस से बच्चों को सिमेज से एसेंचर में ऑप्शन मिला, 21 में भी मिला, 22 में भी मिला। 23 का भी मेरे पास कोई फिगर नहीं है एसेंचर का, क्योंकि 23 में शायद हायरिंग स्लो डाउन हुई भी है। हायरिंग तो हो रही है, प्रोसेस चालू है, लेकिन सिमेज के बच्चों को अभी तक 23 का मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है अभी 23 पूरा बाकी है, अभी 23 में 6 महीने 7 महीने बाकी है। तो मुझे उम्मीद है कि 23 में भी एसेंचर में बच्चे जाएंगे। और मुझे ये जानना है कि सर मैं एक ऑप्शन ये करता हूँ कि जिन बच्चों को भी अगर एक्सेंचर में जिनका 4th ईयर हो गया है या लास्ट ईयर हो गया है या जिनका रिजल्ट आ गया है, वो मुझे रेज्यूम भेज सकते हैं अपना। तो आपकी 2023 के भी ये पूरी हो सकती है कि एक्सेंचर में बच्चे चलेंगे मेरे 23 में। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं एक्सेंचर में, और मैं बिल्कुल उन लोगों को कोशिश करूंगा कि अपने कॉलेज के बच्चे भी कर सके अच्छा। उनके एसेंचर में फॉर्म भरा रहा है, जो ऑनलाइन उनका फॉर्म है, जो उनका पोर्टल है, तो बच्चों ने भरा है, लेकिन वहां से अभी एसेंचर में राउंड्स लिए नहीं गए हैं। जो राउंड्स
विप्रो ने तो खैर लिए भी है, विप्रो ने तो हायरिंग भी करी। टीसीएस ने अब जाकर के हायरिंग को बढ़ाया है, कुछ बच्चों को टीसीएस में ऑफर ऑलरेडी आ चुका है और कई बच्चों के राउंड अब टीसीएस में से हो चुके हैं अभी। लेकिन एसेंशियल में इस बार उस तरह से राउंड चालू नहीं हुए। राउंड ही चालू नहीं हुआ तो फिर राउंड तो तो समझ नहीं मैं आया। ये बोलूंगा सर कि जो बच्चे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हैं हम्म, उनको इंटरनल रिक्वायरमेंट की बहुत ज्यादा जानकारी होती है। हाँ हाँ किस बैच में मतलब किस प्रोजेक्ट में खाली है प्लेस, कौन से टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिमांड चल रहा है अभी। हम्म, होता क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो इंडीड और इन सब जगह पे डाल दी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हाँ लेकिन कुछ दिन बाद वो पुरानी हो जाती है या उसका रिक्वायरमेंट फिल होने के बाद भी वो एड एज इजी पड़ा रहता है। हाँ हाँ। लेकिन जो बच्चे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको पता चलता रहता है कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट अभी भी खाली है इसमें बच्चों को बहुत जल्दी लिया जा सकता है, जैसे तो क्लाउड बहुत सारी ओपनिंग जो है वो रेफरल बेसिस पर ही फुलफिल की जाती है। उस पर थोड़ा जल्दी काम होता है रेफरल पे। तो तुम तो रेफरल का जब भी तुम्हारे पास कोई इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आए तो बताओ। हम तुमको जैसे रेज्यूमे तुमने बोला ना, तो हम मेरे से दिक्कत ये है आशीष की मेरे पास 100 बच्चों के रेज्यूमे होंगे और मैं छाट करके किसी 2 बच्चे का रेज्यूमे कभी दे नहीं सकता। मैं सर बच्चों से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि आप मेरा नंबर ग्रुप में भी है, आप मेरा नंबर दे सकते हैं। वो मुझे और मेरा एक ही नंबर है, व्हाट्सएप वो मुझे कर सकते हैं। आईटी सेक्टर के हो या एमबीए वगैरह भी किए हुए हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे फाइनेंस के हैं, क्योंकि अकाउंटिंग की भी कंपनी है एक्सेंचर, सिर्फ आईटी सर्विस की नहीं है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो कर सकते हैं। चलो ये तुम बोल रहे हो तो तुम बोल रहे हो तो मैं बच्चों के ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल तुमको थोड़ा सा हमको झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, बस उनका हो जाए बहुत अच्छा लगेगा। तो वहां क्योंकि गुड़गांव में काम करते थे तो एसी में रहते थे। सॉरी सर, गुड़गांव में जब जॉब करते हो तो एसी में ऑफिस में बैठते होंगे। गुरुग्राम में आज तक मैंने ऑफिस ज्वाइन ही नहीं करा सर। कोलकाता अच्छा। और हैदराबाद में हाँ इसी का ही था आदत, लेकिन वही जो तो है, अपनी नाम जमीन उसका तुमको जला रहा है अभी लेकिन खैर घर नहीं एक्चुअली है। मैं बाहर बैठा हूँ सर, एसी है अंदर लगा हुआ घर में, लेकिन वहाँ टावर नहीं आता ठीक से, इसीलिए मैं बाहर आके बैठा हूँ। नहीं, बाहर में रोशनी भी अच्छी है। यस सर। हाँ, बाहर में रोशनी भी अच्छी है। तो तुमसे मैं अभी कुछ और बातें भी करना चाहता हूँ तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स को लेकर के। क्या कुछ प्लान कर रहे हो? क्या तुम अपने आप को अपग्रेड करने की बात कर रहे थे? यस सर, अपग्रेडेशन का ये है सर कि अभी पहले सर मैं एक ये चीज बताना चाहूंगा, आपने जैसा इस मीटिंग का एक टॉपिक रखा था कि बच्चे कॉलेज लाइफ आफ्टर कॉलेज लाइफ को भी एक्सप्लेन करें थोड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं अपनी जर्नी वहां से स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली विप्रो में जाने के बाद जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनी ज्वाइन करने के बाद, तो कुछ सालों तक तो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हूँ। वहां पे आपका काम सीखना होता है, आप काम को ज्यादा से ज्यादा सीखिए और जितने भी टूल्स आपको मिल रहे हैं काम करने के लिए, सपोज कि प्रोडक्ट अगर आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिलता है या मैनुअल टेस्टिंग का प्रोजेक्ट मिलता है, मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है आज तक कि वो टूल है तो वो भी कभी किसी ने डेवलप किया है, तो आप उस टूल के रूट तक भी जा सकते हैं बैकग्राउंड में पढ़ाई करके। आपको सर कोई टूल अगर आप यूज कर रहे हैं उसका खुद यूज करने का कोई स्कोप नहीं है आपका। अगर आप उसी टूल को यूज करके 3 साल काम कर रहे हैं और स्विच के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हो सके आपका स्विच उतना अच्छा ना हो, क्योंकि 3 साल में आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और कभी कभी कंपनियां 3-4 साल वेजियंस को एक ही प्रोजेक्ट में रख के मतलब थोड़ा सीखने का मौका कम मिलता है कुछ कुछ प्रोजेक्ट में सर, जैसा मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन इससे मायूस होने वाली बात नहीं है। उसमें मुझे पावर बीआई एक टूल मिला था जिससे अभी मैं कार्यरत हूँ, जिससे अभी मैंने स्विच किया है एक्सेंचर में पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। मैं ये उन लोगों को बोलना चाहता हूँ सर कि कोई टूल भी अगर मिल रहा है तो आप उसके इन डेप्थ नॉलेज को जानिए। बैकग्राउंड में पढ़ाई आप कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं यूडीमी वगैरह से, यूट्यूब से, और सामने जब आप प्रोजेक्ट में जाएंगे आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे। गिवन कि आप सर्विस बेस्ड काम कर रहे हैं, आप कस्टमर हैंडलिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन वो टूल आपके पास अवेलेबल है, जब भी आप फ्री है तो आप उस टूल को छेड़ छेड़ के और ज्यादा जानकारी जान सकते हैं कि इसके पीछे जो कोड रन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या लाइन कौन कौन। तुम्हारी लाइन पर बहुत मैं खुश हो रहा हूँ। उस टूल को छेड़ छेड़ करके आईटी में सीखने का यही तरीका है। जितना ज्यादा छेड़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारा वो पूरा का पूरा टॉपिक छिड़ा जाएगा और उसके बाद तुमको उसको समझना होगा।
तो छेड़ना और समझना यही तो आईटी में एक कला है। यस सर। और जो भी नए नए ज्वाइनर होते हैं सर, उनको डर लगता है, जैसे मुझे भी डर लगता था कि अरे इस टूल को कुछ कर दिया तो क्या होगा। हम्म। जब 3-4 साल बीत गया तो मुझे समझ में आया कि हम लोग उस समय बच्चे होते हैं कंपनी में। देखो पटना सिटी के लिए एग्जांपल देता हूँ। पटना सिटी में जब मैं रहता था तो बहुत सी गलियां ऐसी है जिनका मुझे नहीं पता था कि कहाँ निकलती हैं। तो जब मैं छोटा था तो उन गलियों में घुस जाता था कि कहीं ना कहीं तो निकलेगा, और कहीं ना कहीं निकलेगा तो पहुंच ही जाएंगे, कभी कभी थोड़ा भटकना पड़ेगा। तो आईटी सेक्टर भी वैसा ही है, आपको कभी कभी अनजान गलियों में घुसना पड़ेगा और आपको लगेगा कि आप रास्ता खो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसा सिरा मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि अब तो हम ये गली भी सीख गए और ये जान गए कि ये कहाँ निकलती है। तो आईटी बिल्कुल सही कौन सा सिरा कहाँ ले जाएगा तुमको, तुमको उसको छेड़ना पड़ेगा। और तब एक बार लगे कि ये तो गड़बड़ हो गया, जैसा था वैसे छोड़ देना था, लेकिन जब तुम छेड़ोगे तो तुमको उसमें कमांड डेवलप होगा। एक बार लगेगा कि ये हाथ से निकल रहा है, लेकिन फिर तुमको उसमें लगाम आ जाएगी। बिल्कुल सही बोला सर। जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो वो मतलब बिगिनर लेवल के होते हैं, वहां पे सीनियर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सीखने के लिए। लेकिन जैसे ही 3-4 साल निकल जाता है और अगर आपने सीख नहीं पा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट से, तो सर बाद में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर आप 3-4 साल एक्सपीरियंस है तो दूसरी कंपनी या आपकी ही कंपनी 4 साल बाद जब आपका बैंक कन्वर्जन होता है विप्रो में या टीसीएस में भी, जब आपका पैकेज थोड़ा हाई हो जाता है तो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कंपनीज की। इसका एक ही उपाय है कि अगर आप सर्विस बेस्ड या कस्टमर्स बेस्ड या मैनुअल टेस्टिंग में हैं और उसमें ग्रोथ नहीं भी दिख रहा हो, आपके सामने जो टूल पड़ा है आप उसको छेड़ना स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ कंपनीज को पर मैं तुमको एक बात बताऊंगा, बच्चों को बताऊंगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर है और तुमको काम किसी दूसरे टॉपिक पर मिला हुआ है, तो जिसपे काम मिला हुआ है उस पर तो एक्सपर्टीज डेवलप करो, उस पर तो अपना काम परफॉर्म करो। लेकिन जिधर तुम्हारा इंटरेस्ट है उस चैप्टर को शुरू करो ना। जैसे तुम सर्विस की बात कर रहे हो, कंप्यूटिंग की बात कर रहे हो, डिजिटल आज के डेट में सर्विस बेस्ड वर्क से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और डिजिटल में क्लाउड बहुत तेजी से बढ़ा, अभी भी क्लाउड खत्म नहीं हुआ है, और अभी तो बूम होना बाकी है सर। हाँ अभी तो क्लाउड पे बहुत काम होना बाकी है। अभी भी हम लोग के मोबाइल में और हम लोग के लैपटॉप में हार्ड डिस्क है, आने वाले दिनों में ये हार्ड डिस्क जो है ये रिप्लेस होने वाला है बहुत जल्दी। मोबाइल में कोई भी डेटा स्टोरेज नहीं होगा, कंप्लीट मोबाइल क्लाउड बेस्ड हो जाएगा। और जो हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं गूगल स्टोर से और प्ले स्टोर, जहां तहां से प्ले स्टोर और iOS से, हम लोग भविष्य में कोई ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे, सीधा पे एंड यूज करेंगे क्लाउड से ही। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ये फुल्ली क्लाउड बेस्ड हो जाने वाला है। तो ऐसे में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एआई हो, क्लाउड हो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो, कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी हो, ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेशन का जो सेगमेंट है, चाहे वो होम ऑटोमेशन हो, ऑटोमोबाइल ऑटोमेशन हो, या फैक्ट्री माइनिंग ऑटोमेशन हो, या आर्मी डिफेंस ऑटोमेशन हो, तो ये सब एक बहुत बड़ा। अब एआई जो है वो डिफेंस में भी आ रहा है, एआई जो है वो माइनिंग में भी आ रहा है, मतलब तो इसका कहीं कोई अंत नहीं है। अब हर सेक्टर में आप एआई को ला रहे हैं, वेदर फोरकास्ट में आप एआई को ला रहे हैं, हर चीज में आप एआई को ला रहे हैं। तो आप सोचो ना कितना काम है जो कि बाकी है। तो अब जो लोग किसी ऐसे प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं जिनके जॉब्स को एआई से खतरा है, मान लो कि कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कंप्यूटिंग का काम कर रहा है, और वो जो प्रोग्रामिंग कर रहा है वो प्रोग्रामिंग का काम जो है कल को एआई को चला जाएगा, उस लेवल का कोडिंग एआई कर लेगा। तो आप क्यों नहीं अपने आप को अपग्रेड करो, और जो आपका जिस सेक्टर में जॉब जाने का खतरा है उसी सेक्टर में आप जॉब और ग्रोथ का भी सोच लो। तो ये एक कंटिन्यूअस जर्नी माननी पड़ेगी स्टूडेंट्स को। ये सोच करके कि कॉलेज में पढ़ लिए, जॉब मिल गया और अब मेरा लाइफ सेटल हो गया, इस माइंडसेट में नहीं। आईटी सेक्टर है, क्रिकेट खेलता था, सीखा, क्रिकेटर बना, लेकिन क्या प्रैक्टिस छोड़ दिया, क्या नई चीजों को सीखना छोड़ दिया। तो वो तो एक जैसे सचिन अपने आप को अपडेट रखता था, कि कोहली अपडेट रखता है, वैसे ही तुम भी बैटिंग करने के लिए जाते हो, तुमको भी अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा नए से। अभी अजिंक्य रहाणे एक एग्जांपल है सर बैटिंग में। अजिंक्य रहाणे एक बैटर है जो अभी। हाँ देखो, मेरा एग्जांपल सब थोड़ा पुराना होता है, कि हम पहले क्रिकेट देखते थे, आजकल हम नहीं देखते हैं। हमको नहीं पता है कि आईपीएल में टीम कौन सी है, हम आईपीएल में क्रिकेटर छोड़ो टीम तक नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम सबका नाम नहीं जानते। लेकिन इसका नाम सुना है मैंने, अजिंक्य रहाणे का नाम सुना है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाऊंगा कौन है, चेहरा से नहीं पहचान पाऊंगा। वो बहुत स्लो खेलते थे सर, उनको मतलब वनडे में और टेस्ट के लिए ही माना जाता था एक अच्छा बैटर। अच्छा। और लेकिन अभी उन्होंने अपना रोल इस तरीके से चेंज कर लिया है कि 250 के स्ट्राइक रेट से वो आईपीएल में खेल रहे हैं।
है ना? जिनको टेस्ट का बैटर बोला जाता था, क्या प्योर क्लास ये, तो इसी अपग्रेड तो सबको करना ही पड़ता है इसी खुद को। सांचे में परमानेंट फिक्स नहीं होना है, किसी रोल में, जैसे कहते हैं ना कि वो रोल में, अब वो अरुण गोविल भगवान राम बन गए, उसके बाद बेचारे का करियर ही खराब हो गया, क्योंकि उनको कोई और रोल मिल नहीं रहा था। राम बन जाने के बाद कोई और रोल मिला ही नहीं अरुण गोविल को। तो आपको जब आप किसी कंपनी में किसी जॉब में जा रहे हैं, अब मैं इशिका से बात कर रहा था तुमसे पहले अभी बैंगलोर में, तो उसको यही बोला कि मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल स्किल सेट, मल्टीपल जॉब प्रोफाइल, इस पे काम करो। एडमिन में हो, बिल्कुल। एचआर में आओ, एचआर में हो, ऑपरेशंस देखो, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग को भी देखो। एक बार जिम्मा लो कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो देखिए जब तक तुम सेल्स मार्केटिंग नहीं समझोगे, टॉप पोजीशन में जाने को नहीं मिलेगा। तुम बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। अब तुमको बिजनेस एनालिटिक्स तो बाद में समझ में आएगा, पहले तुमको समझना पड़ेगा बिजनेस क्या होता है और बिल्कुल। बिजनेस के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल। मैं तो तुमको सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस एनालिटिक्स में अच्छा कोर्स खोजो, या जैसे हार्वर्ड के बहुत सारे कोर्सेज जो कि फ्री में है। ईडीएक्स तुमने देखा हो शायद, तो ईडीएक्स पे कुछ कोर्सेज हैं, तुमने यूडीमी का बात किया, ईडीएक्स पे कुछ कोर्सेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं। सर्टिफिकेशन के एग्जाम का चार्ज लगेगा, कोर्स का चार्ज नहीं लगेगा। तो तुम उसके डेटा एनालिटिक्स के, बिजनेस एनालिटिक्स के जो कोर्सेज हैं वहां पर एक बार तुम सर्च करो, ईडीएक्स। बिल्कुल। और हाँ, एडेक्स, हाँ, EDEX करके है सर। नहीं नहीं, ईडीएक्स नहीं, ईडीएक्स। EDX, ओके। हाँ, वो एक मैं उनका प्रोफेसर का नाम मिस कर रहा हूँ, अग्रवाल है, प्रोफेसर अग्रवाल, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया, और उस प्लेटफॉर्म पर आज वर्ल्ड की लगभग 100 प्रीमियर यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं। हार्वर्ड के कोर्सेज हैं, कोलंबिया के कोर्सेज हैं, ऑक्सफोर्ड के सबके कोर्सेज हैं। उसके अलावा जो कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इनके कोर्सेज भी वहां पर हैं, जो कंपनी के द्वारा बनाए गए कोर्सेज हैं। और सभी कोर्सेज फ्री हैं, खाली एग्जाम देने का चार्ज लगता है। तो तुम लोग जैसे प्रोफेशनल्स जो हैं वो लोग भी कोर्सेज कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। मैं खुद भी वहां से कुछ कोर्सेज किया हूँ अभी, तो लोग कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल इसको सर्च करूंगा सर। हाँ, फ्री। अ, तो मेरी जर्नी सर मैनुअल टेस्टर से स्टार्ट हुई थी, फिर मैंने सर्विस बेस्ड में भी काम किया, वहां पे मुझे स्किल वगैरह सीखने का मौका मिला। लेकिन यही है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज पे आप काम कर रहे हैं, आप अगर उसके इन डेप्थ नॉलेज को लेने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा खुद को अपग्रेड कर पाएंगे। पावर बीआई से मेरा प्यार मैं कह सकता हूँ स्टार्ट हुआ था जब मैं विप्रो के एक मैनुअल टेस्टर जॉब में था। लेकिन उसमें हम लोगों को सिर्फ फीड करना था कि एक पावर बीआई है, उससे आपको फीड करना है कि आपने इतने इतने टेस्ट केसेस पास करवा दिए। मुझे टूल बहुत अच्छा लगा पावर बीआई कि ये विजुअलाइज बहुत अच्छा कर रहा है, वहां से मैंने सीखना स्टार्ट किया, और आखिरकार 4 साल बाद मैंने उसी पे जॉब भी लिया। और और इन्फॉर्मेटिका पे भी एक्सपीरियंस है क्या? सॉरी सर, इन्फॉर्मेटिका पर? इन्फॉर्मेटिका पे मैंने काम नहीं किया सर। नहीं। मैंने एसएसएमएस पे काम किया है, सीक्वल सर्वर पे काम किया है, और अभी पावर बीआई पे काम कर रहा हूँ। तो तुम बिग डेटा के बारे में क्यों नहीं कुछ सोच रहे हो? बिग डेटा, हडूप? हाँ, बिग डेटा हडूप के बारे में इसलिए मैं नहीं सोच रहा हूँ सर अभी, क्योंकि मतलब कस्टमर इंटरेक्शन के प्रति मेरा थोड़ा ज्यादा रुझान जा रहा है। जो बिजनेस एनालिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसका काम यही होता है कि आप कस्टमर से इंटरेक्ट कीजिए। जब मैं एक विप्रो के एक दूसरे प्रोजेक्ट में था, जब मैं एसक्यूएल पे काम कर रहा था, तब मुझे बिजनेस एनालिस्ट के छोटे से रोल के लिए अपॉइंट किया गया था। उसमें मेरा काम ये था कि जो मेरी क्लाइंट थे, मुझे अपने क्लाइंट को ये कन्विंस करना था कि जो डेटा आप एसक्यूएल पे रख रहे हैं, सर्वर्स पे रख रहे हैं, आप उसे क्लाउड पे मूव कीजिए। तो सक्सेसफुली मैंने उसे एज्योर पे मूव करवाया था, इससे कंपनी को बहुत फायदा भी हुआ था। तब से मुझे बिजनेस एनालिस्ट, प्रॉपर बिजनेस एनालिस्ट बनने का तो एक। फिर तुमको मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि तुम कम्युनिकेशन पर अपना रोज थोड़ा समय जरूर दो। यस सर। कम्युनिकेशन पे समय दो थोड़ा सा, मतलब उसके लिए कोई कोर्स सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी थोड़े पहले ग्रुप में पूछा, इशिका से कनेक्ट होने के पहले, इशिका डिस्कनेक्ट हो गई थी कि भाई कौन सा वेब सीरीज देखा करूँ। तो तुम्हारा क्या है कि डेली का जो तुम्हारा इंटरटेनमेंट कंजम्पशन अगर कभी का हो, या वीकली जो भी तुम कभी देखो, तो कोशिश करो कि तुम कभी ऑस्ट्रेलियन कोई सीरीज देख रहे हो, कभी कोई यूके का सीरीज देखो, कभी कोई यूएस का सीरीज देखो। इससे होगा ये कि तुमको ये जो अलग अलग एक्सेंट है, अलग अलग लोगों का जो अलग अलग कल्चर है, ये सब समझने में और उनसे ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट करने में और अपनी बात को उन तक रखने में तुमको मदद मिलेगी। तो तुमको अपने कम्युनिकेशन साइड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नहीं, वो है गुड कम्युनिकेटर, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल की कैपेबिलिटी है, तुमको थॉट प्रोसेस तुम्हारा अच्छा है, बस तुमको अलग अलग लैंग्वेज जो जो स्किल्स हैं, और प्राइमरली इंग्लिश, तुमको उस पर अपना थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है? ये जैसे आज समीक्षा की जो मैं बात कर रहा था, उसको जो ऑन साइट मिला यूके यूएस में,
तो ऑब्वियसली उसमें उसका जो कम्युनिकेशन स्किल की एक्सपर्टीज थी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करी। तो कंपनी उनको ही भेजना चाहती है बाहर जिनको कि वहां जाकर के क्लाइंट से सीमलेसली इंटरेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, जो जिसके सामने क्लाइंट को अपनी बात को रिपीट ना करना पड़े, और जो ऐसा ना हो कि भाई हम सिर्फ टेक्स्ट में ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, वर्बल इंटरेक्शन में दिक्कत है। तो ये चीजों तुम्हारा ये सब कुछ तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि तुम्हारा तुम बता रहे हो कि इसमें कहीं ना कहीं रोल जो है वो बातों को रखने का, कम्युनिकेट करने का, और तुम्हारी Yes, बात को वो लोग मान जाएं, तुम अब सब चीजों को प्रेजेंट कर सको, तो फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन का रोल आएगा। exactly, exactly. And this is only one part of that job role, sir. The second one is the requirement gathering. What a customer want to implement in his project, that BA should know. मैम And what अंडरस्टैंडिंग हिज रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग हिज स्किल, हिज पेन पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग हिज नीड्स। तो वो कई बार उसमें क्या होता है ना, जैसे तुम लोग अभी कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा इंटरेक्शन जो है वो किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, और वहां पर वो तुमको अपनी बात बता रहा है, तुमको समझना है सही सही से उनकी नीड को। और ऑब्वियसली जब कभी ऑन साइट का मौका मिलता है तो वहां पर ये भी है कि आप कस्टमर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हो, तो आप वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो कि आखिर यहाँ नीड है क्या। exactly, बिल्कुल। एक बार तो तो ऑन साइट जाना है बेटा। यस सर, ऑन साइड जाना है, अभी घर से थोड़ा मैंने अलाउ नहीं है। जाना है, महादेव की कृपा से तो बिल्कुल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऑन साइड जाना है सर, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा घर का एक कंस्ट्रक्शन वगैरह हो जाए, क्योंकि मम्मी पापा बहुत ही अ, खराब स्थिति में रहते थे, जो देख के बचपन से बुरा लगता था। अब आप लोग के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब यहाँ हो जाएगा तो फिर कोई नहीं रोकेगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा बाहर। देखो मातृभूमि है, और हम तो तुमको जितना समझते हैं, तुम खुद कष्ट में रह लोगे, पापा मम्मी को कष्ट में नहीं रखोगे। तुम खुद अपने कमरे में बिना एसी के रह लोगे, उनके कमरे में एसी लगाओगे, ठीक है। तो और लैंग्वेज बैरियर की जो बात हो रही थी सर, तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने जहां तक जितने भी देश के कस्टमर्स के साथ अभी इंटरेक्ट किया है, मेरा एक शेल में भी प्रोजेक्ट था, शेल ऑयल डच कंपनी, उसमें ग्लोबल लेवल पे हम लोगों ने कनेक्ट किया था सर। चाइनीज लोगों की इंग्लिश और साउथ अफ्रीकन, इन दोनों की इंग्लिश का एक्सेंट बहुत ही ज्यादा टफ होता है समझने में सर। तो जो बच्चे अगर तैयारी कर भी रहे हैं, तो इंटरनेट से या किसी भी दूसरे माध्यम से अगर उन लोगों की इंग्लिश भी समझने की कोशिश करें, तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देखो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बन चुका है, लेकिन चाइना सॉफ्टवेयर में ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर, ग्लोबल सॉफ्टवेयर हब नहीं बन पाया। चाइना का सॉफ्टवेयर स्किल्स इंडिया से कम नहीं है। चाइना आज जिस तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर पा रहा है, वो अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन वो ग्लोबल सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन पाया। ग्लोबल सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर चाइना से आगे है इंडिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया में इंग्लिश जो है वो चाइना के लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से लोग हैंडल कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश समझने वाले, जानने वालों की तादाद चाइना से ज्यादा थी। चाइना ने अपने आप इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन अभी भी चाइना के लोग जो है वो इंग्लिश को उतना कंफर्टेबली हैंडल नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से इंडियंस कर पाते हैं। अगर चाइना के पास अंग्रेजी भी उसी तरीके से होती जैसे हमारे पास है, तो सॉफ्टवेयर में इंडिया को जो वैकेंसी मिली थी वो नहीं मिलती, चाइना को भी हथिया लेता। यस सर, यू आर राइट। हाँ, तो इंग्लिश जो है ये बहुत बड़ा ताकत रहा इंडियंस के लिए। मतलब ऑब्वियसली हम लोग इसको कहते हैं विदेशी भाषा, गुलामी की भाषा, जो कह लो। तुम भी बहुत अच्छे हिंदी के वक्ता हो, लेकिन इंग्लिश हमारे लिए वरदान हुआ। अगर इंग्लिश नहीं होता इंडिया में, तो ये आईटी सेक्टर इंडिया में इतना ग्रो नहीं करता, और चाइना में नहीं कर पाया। चाइना आज भी सॉफ्टवेयर तो हमसे कमजोर तो ना बना रहा है, वो एक से एप्लीकेशन बना रहा है, जो गेम्स बना रहा है चाइना, वो गेम्स दुनिया खेल रही है, लेकिन चाइना इंग्लिश में पीछे जाता है। क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए चाइनीज कंपनियां, सर्विस बेस्ड कंपनियां वहां से बहुत हिट नहीं हो पाई। या जो चाइना के प्रोडक्ट्स भी हैं वो सिर्फ इसलिए पॉपुलर हुए या बड़े हुए क्योंकि चाइना ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को अपने दरवाजे बंद कर दिए और अपनी कंपनियों को कहा कि आप खुद अपना प्रोडक्ट बनाओ। इसलिए चाइना में गूगल के दरवाजा बंद था, चाइना में अलग अलग कंपनियों का दरवाजा बंद था, फेसबुक बंद था, वहां पर अमेजन बंद था, तो वहां पर बाइजू आया, वहां पर अलीबाबा आया, वहां पर ये सारी कंपनियां आई। तो चलो ठीक है, बढ़िया लगा। तुम तो पटना में है, तो तुमको तो हम पकड़ेंगे, तुमको तो हम बुलाएंगे सिविल में। हम तुम्हें कोई, हाँ, तो ये कोर्स डेवलप करो, एक दिन 2 दिन का कोर्स बनाओ और कॉलेज में कंडक्ट करो कोर्स,
ठीक है। और मैं डेटा एनालिटिक्स पे ही कोई कोर्स सोचता हूँ सर। हाँ, एक दिन 2 दिन का बनाओ, ठीक है, बिल्कुल पूरा कोर्स हो, एक्सपोजर वाला कोर्स हो, बच्चों को पता बिल्कुल चले कि क्या सेगमेंट है, क्या सेक्टर है, क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या काम किया जाता है इसके अंदर में, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, क्लाइंट को क्या बिल्कुल। सोल्यूशन देना होता है ना, इस तरह की चीजों को बनाओ, है ना। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। और अभी ये अब वर्क फ्रॉम होम का ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ लास्ट फेज चल रहा है। बहुत सी कंपनियां जो है वो धीरे धीरे सबको बुलाते जा रही हैं कि पहले भी बिल्कुल सब तुम लोग उड़ जाओ और सब तुम लोग बाहर चल जाओ, तुम लोग जितने भी वर्क फ्रॉम होम में हो, सिविल में तुम लोगों को हमको थोड़ा फायदा लेना चाहिए तुम लोगों का। सर मेघा मैम को मेरा प्रणाम बोलिएगा। हाँ, मेगा मैम अभी दूसरे रूम में कुछ काम कर रही है, अदरवाइज मैं उनको जरूर बुलाता है। उनकी ठीक है आवाज सर। नहीं आ रही है, वो दूसरे रूम में कहीं किसी से बातचीत कर रही है अभी। हाँ, और मुझे बड़ा खुशी हुआ दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। और तुमको तुम्हारी तरक्की को देख करके अच्छा लगता है, और तुमको मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि प्रारब्ध में क्या है, और व्यक्ति का जो डेस्टिनी होता है, डेस्टिनी उसको कहाँ बुला रही होती है वहीं जाना होता है। कई बार जो होती है परिस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति को एक ऐसे मोड़ पे ले आती है जिस मोड़ से कई रास्ते खुलते हैं, और उस मोड़ पर आप कौन सा रास्ता का चुनाव करते हैं, किस रास्ते आगे बढ़ते हैं, इससे मतलब जीवन की धारा बदल जाती है। तो तुम्हारे मैं साथ बिल्कुल इस चीज को रिलेट कर पा रहा हूँ सर। हाँ, मैं आज भी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पीछे आपको एक जगह पे खड़े देखता हूँ, और यही लगता है कि आप सीधा उंगली उधर दिखा रहे हैं कि इस रास्ते पे नहीं, उस रास्ते पे जाना है, वहां जाओ। बहुत जरूरी है। और यही यही सब कुछ ऐसे कमजोर क्षण होते हैं जीवन में जिस वक्त कई बार मनुष्य सही डिसीजन नहीं ले पाता है। आज जहां तुम पहुंचे हो, तुम कहीं और पहुंच गए होते। बहुत से बच्चे के संग इस तरह की चीजें होती हैं। मैं एग्जैक्टली उस घटना की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि आप जीवन के किस मोड़ पर क्या निर्णय लेते हैं, इससे पूरा लाइफ टर्न कर जाता है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए आज मैं ये देखता हूँ कि बच्चे, छोटा सा बात करूंगा कि तुम्हारे साथ जब विप्रो में तुमको जॉब मिला होगा, बहुत से और लोग को भी जॉब मिला होगा सिविल में, बिल्कुल और उसमें से कुछ लोग ज्वाइन नहीं किया, और वो आज भी परेशान भटकते हैं, और आज तुम अपने परिवार को एक मुकाम पे ले जा रहे हो। सर, सिटी से मेरे स्कूल के मैं 3 दोस्तों ने हम लोगों ने ज्वाइन किया था हम्म, सीमेज। हम्म, और उसमें एक बच्चे का हो गया था, उसने ज्वाइन नहीं किया। एक बच्चे ने विप्रो का एग्जामिनेशन ये बोल के नहीं दिया हम्म, कि 11,500 के लिए उतना दूर जाना बहुत खटाता है, हम एग्जाम नहीं देंगे। हम्म, और उसके इसमें आके बातों में आके एक और दोस्त ने जिसने विप्रो का एग्जाम निकाला था उसने ज्वाइन नहीं किया। हम्म, अभी वो दोस्त मेरा एक अपना प्राइवेट दुकान खोला है और एक अभी अकाउंटिंग का जॉब कर रहा है दूसरे जगह पे, हम्म, और उसकी सैलरी होगी तो वही 30,000 या 15-20,000 यही होगी। हम्म, और भले उसने शुरुआत किया था 15,000 से, 10,000 से सिटी में रह के, और मैं 11,000 कमाता था हैदराबाद में रह के। हम्म, उस समय थोड़ा कष्ट होता था, हम्म, लेकिन मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म जो आपको मिल रहा है आप उसको देखिए, सैलरी को मत देखिए। हम्म। आपको आज बिल्कुल जाना चाहिए। आज तुम्हारे साथ ज्वाइन, तुम थोड़ी देर पहले अनिल के साथ कॉन्फ्रेंस में थे, हम लोग जब जुड़े हुए थे, तो सोचो वो भी सीमेंस का बच्चा, और वो भी आज मतलब, तो क्या बार बार रिपीट करें, लेकिन एक जबरदस्त पैकेज कमा रहा है जो कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और आज तुम्हारे विप्रो से ज्वाइन करने वाले लोग, आज जो तुम्हारे साथ ज्वाइन करने वाले लोग, तुम भी आज अच्छे पैकेज पर हो, और बहुत सारे दूसरे बच्चे जो 20-25 लाख के पैकेज पे आ गए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो उसी जॉब में तो वो सीट दिया, इसी सिमेंस बिल्कुल में आप पढ़े तो फिर आप विप्रो में गए, और फिर विप्रो में आप गए तो फिर आज आप 15 लाख और 20 लाख और 25 लाख पे चले गए। हाँ? और मतलब कॉन्फिडेंस इस लेवल का आ गया कि सर जहां रहेंगे वहां से भी 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा। हाँ? बिल्कुल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है सर। ये मतलब एक क्रोनोलॉजी है। आप कॉलेज जाते हैं, अगर अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको नॉलेज हो गया फिर आप बाजार में खेल सकते ये हैं। देखो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी वाली बात है। जो तुमने बात, 2 एग्जांपल दी, 2 दोस्तों की, वो दोनों नेगेटिविटी के साइकिल में चले गए। एग्जैक्टली वो पैसा देख रहे थे सर। नहीं, पैसा वो तो प्लेटफॉर्म पैसा तो होता है। तुमको मिला ना, पैसा तो जो लोग गए उनको मिला, पैसा भी मिला, इज्जत भी मिला, सीखने को भी मिला, करियर भी मिला, और एक फ्यूचर लाइफ भी मिला। समझ रहे हो? तो जो लोग गए उनको ये एडवांटेज मिला, और जो लोग निगेटिविटी के साइकिल में चले जाते हैं वो कुछ हासिल नहीं कर पाते। मेरे पास, मैंने बताया ना, कल परसों मैसेज आया, जिसको विप्रो में जॉब मिला था, वो कैशियर है अभी पीएनएन मॉल में। मैम के पास मोबाइल में उसका एसएमएस आया था 2 दिन पहले का, और उसने विप्रो का जॉब, ये 2019 वाले बैच से। तो क्या कहा जाए, ये जो तुम्हारे बैच में जो कब पास आउट किए थे, 16 2016 में भी ये प्रॉब्लम थी कि लोग इस जॉब के महत्व को नहीं समझ रहे थे,
और 2019 में जब तुम्हारे समय जो तुम्हारा भाई जो तुम बताया कम सैलरी, अब तो 23-23 हजार का सैलरी कंपनी दे रही है, 5 हजार का शिफ्ट अलाउंस दे रही है, 75 हजार रुपए का ज्वाइनिंग बोनस दे रही है, 2 लाख रुपए का एमटेक पूरा करने पे बोनस दे रही है। तो और उसके बावजूद इनका होता है कि सर ये तो सबको मिला है, इसमें क्या है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। और अब वो पीएनएम मॉल में किसी दुकान में कैशियर है, तो क्या कर लोगे और क्या कहाँ पहुंच जाओगे। और मतलब खाली मैं बच्चों से यही अपील करना चाहूंगा सर कि अगर एक तो जॉब की अच्छे से आप तैयारी कीजिए पढ़ाई करके, क्योंकि सिर्फ जॉब ले लेने से भी आपका काम बनने वाला नहीं है। नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं तुमको करेंगे। तुमको रोक रहे हैं। पीछे 2-3 साल ऐसा हुआ कि कंपनी ने बहुत तगड़ी हायरिंग करी और बहुत लोगों को जॉब मिल गया, उसके कारण भी थोड़ा लोगों के मन में आया कि भाई ये जॉब कोई कमजोर है क्या, सबको मिल जा रहा है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, अब कंपनी की रिक्वायरमेंट बदल गई। प्लस सबको जॉब इसलिए भी मिला क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे, जो तुम्हारे जो तुम लोग जो ज्वाइन किए थे और जो तुम्हारे पीछे के जो बच्चे ज्वाइन किए थे, उनका एक इतना अच्छा रेपो बन गया सिमेज का कि कंपनी मतलब आज सिमेज की हायरिंग बहुत आसान है विप्रो में बजाय कि दूसरे कॉलेज के, क्योंकि कॉलेज रैंकिंग होती है तो सिमेज की रैंकिंग काफी ऊपर बन गई थी। और हाँ ये है कि जो लोग ऑफर लेके ज्वाइन नहीं करते हैं उससे भी रैंकिंग खराब होती है, जो लोग ज्वाइन करके ट्रेनिंग सही से पूरा नहीं करते हैं कोई, तो उससे भी कॉलेज की रैंकिंग खराब होती है। और जो लोग ज्वाइन करके बहुत अच्छा रेपुटेशन बिल्डअप करते हैं, क्लाइंट एप्रिसिएशन पाते हैं, बार बार तुम लोग का वो होता है तो तुम लोग को सर्टिफिकेट वगैरह मिलता था उसमें कई बच्चों को, तो जो लोग ज्यादा वो सर्टिफिकेट पाते हैं ट्रेनिंग वगैरह में, उससे मेरी रैंकिंग सुधरती है। तो हमारी मेरी सीमेंस की जो रैंक है वो बच्चों ने बढ़ाई पीछे, उसका एडवांटेज नए बच्चों को मिल रहा है। और लेकिन इस साल कड़ी हायरिंग है, इस साल सबको नहीं मिल रहा ऑप्शन। इस साल अभी तक मात्र 66 बच्चों को जॉब मिला है, पिछले साल 296 मिल गया था। तो 296 में बहुत सारे लोग ये बोल के ज्वाइन नहीं किया कि भाई सबको तो मिल गया, कहाँ सब लोग जाएंगे। जबकि आज तक जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं सारे लोगों का एक्सपीरियंस मतलब कोई एक तो भी लौट के नहीं आया वहां को मिला कि जा करके तो लौट के आ गया होगा, ये बढ़िया नहीं लगा। जो एक बार ज्वाइन किया वो सब लोग किया है, जो ज्वाइन ही नहीं किया उसको किसी ने बोल दिया कि ये खराब है तो वो बेचारा, और वो पछताता जरूर, सारे पछताते हैं। बिल्कुल, मैं बताता हुआ देख रहा हूँ सर। हाँ सारे पछताते हैं। इशिका से बात जो मैं कर रहा था, इशिका को वो बीबीए की स्टूडेंट थी, अभी तुमसे कल जो बात कर रहे थे, उसको आईसीआईसीआई बैंक में जॉब मिला, पेटीएम में जॉब मिला और उसको कार्बी में जॉब मिला, 3.5 लाख का पैकेज मिला। उसने नहीं ज्वाइन किया, उसने पटना के हाईकोर्ट के पास एक इंस्टीट्यूशन से एमबीए किया और उसके बाद 2 एमबीए करने के 2 साल लगा एमबीए करने में, उसके बाद 2 लाख का जॉब बड़ी मुश्किल से मिला, उसको ज्वाइन किया। 3.5 लाख का जॉब बीबीए के बाद ज्वाइन नहीं करी और एमबीए करने के बाद लास्ट में पछता करके 2 लाख का जॉब ज्वाइन करी। इतना परेशान थी, उसका वो वीडियो जो है अभी आज तुमसे पहले बात की है, और शी वॉज वेरी वरीड कि सर अगर वो हम बीबीए के बाद ज्वाइन कर लिए होते तो एक तो मेरे को पैकेज जाता था, कंपनी बड़ी थी, और दूसरा मेरा 2 साल जो था वो एक्सपीरियंस का और बढ़ जाता, मेरा स्केल ही अलग होता। अभी हम जिस स्केल में काम कर रहे हैं उससे दुगने स्केल में होते, लेकिन बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया। तो ये तो हम लोग देखे रहे, तुम्हारे कोर्स में बच्चे जो हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन दिल्ली में सॉरी जो नोएडा और गाजियाबाद के जो यूनिवर्सिटीज होती हैं और पंजाब वगैरह की यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं, उनमें चले गए एमसीए करने के लिए कि बीसीए करके विप्रो का जॉब मिला आगे नहीं करेंगे, एमसीए करने जाएंगे, 6 लाख 8 लाख 10 लाख वहां लगाए, और बाद में उनको वो जो विप्रो का जॉब मिला था उसके बराबर भी कोई जॉब वहां पर नहीं मिला, जबकि उन्होंने 3 साल का समय भी लगाया और 8-10 लाख रुपया भी वहां पर लगाया। तो क्या कहा जाए, ये तो मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाली स्टोरी है। तुम्हारी स्टोरी क्या है? टू गुड टू बी ट्रू की स्टोरी है कि किस तरीके से सिविल से और किस तरीके से तुमने बीसीए कोर्स के साथ में आज इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी सर्विस कंपनी तुम पे काम कर रहे हो, और प्रोडक्ट कंपनियों में बच्चे चले गए ना। ये पेपल और इंटेल क्या है, ये तो प्रोडक्ट कंपनियां हैं। यस, इनमें हमारे बच्चे जो है वो अच्छा कर रहे हैं। आईबीएम भी प्रोडक्ट कंपनी है। आईबीएम में है, अमेजन में है, हमारे बच्चे दुनिया भर के बच्चे हैं जो कि आईबीएम में अमेजन में चले गए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल को तुम भी जा सकते हो प्रोडक्ट कंपनी में, उसमें क्या है। तो ये बच्चे लोग डिसीजन सही नहीं ले पाते लाइफ में, सही डिसीजन के अभाव में वो अपनी, इसीलिए तो बच्चे सर। लेकिन मतलब ये बच्चे हैं ये बोलकर कुछ भी गलत डिसीजन ले लेना ये सही नहीं है। और कम से कम एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप अपने सीनियर से और आपके जो गाइडेंस देने वाले जो हैं उनसे आप सुनो, समझो, डिस्कस करो, भरोसा करो उनके ऊपर में। और कई बार इनको लगता है कि जो उनका मित्र है वो उनका सही सलाहकार है, वो मित्र अपना तो खुद ही पांव पे कुल्हाड़ी मारा हुआ है, दूसरे का करियर क्या बनाएगा। बिल्कुल। आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ सर। जब मैं 10th में था तो मुझे 11th-12th में हिंदी लेने का मन था सर, कि मुझे हिंदी लेना है, मैं हिंदी में शोध करना चाहता हूँ।
और मैं ग्रेजुएशन करूंगा, हिंदी से करूंगा। लेकिन मेरे माता पिता को एक भैया आते थे, माता पिता मेरे ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, एक भैया जेएनयू में पढ़ाई करते थे। उन्होंने बोला कि आप अपने बेटा को इंजीनियरिंग की तैयारी कराइए, और उनकी बात सब कोई मानता था क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, जेएनयू में रिसर्च वर्क कर रहे थे। तो मेरे माता पिता ने बोला कि तुमको हिंदी नहीं लेने देंगे, तुमको इंजीनियर बनना है। उस समय तक मुझे पता नहीं था इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियर कैसे बनते हैं। लेकिन चूंकि माता पिता का आदेश और वो भैया का निर्देश दिया हुआ था, उस समय मुझे बुरा लगता था कि मेरा मन कुछ और करने का है, ये लोग मुझे इधर की ओर ढकेल रहे हैं। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि उन लोगों का डिसीजन अच्छा था, और बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। जो आपसे ज्यादा तुमको एक्सपीरियंस है तुमको उनकी एक बात तुमको माननी एक चाहिए। एडवाइस और देंगे आशीष, तुम कर सकते हो। मेरे एक फ्रेंड है बालेंदु शर्मा, और वो माइक्रोसॉफ्ट में अभी जो इंडियन लैंग्वेजेस के जो वर्टिकल्स हैं उसको हेड कर रहे हैं। वेरी गुड पैकेज एंड ऑल, बिहार के हैं। तो तुम्हारा चूंकि लैंग्वेज पर, रीजनल लैंग्वेज पर और हिंदी पर अच्छा कमांड है, तो तुम टेक्नोलॉजी और हिंदी से जुड़ा हुआ भी कुछ कुछ अपना एक वर्टिकल डेवलप करो। हो सकता है भविष्य में जैसे ये सब जो कंपनियां हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, क्योंकि ये लोग हिंदी पर काफी काम करना कर रहे हैं, चाहेंगे। बिल्कुल। मैंने एक साल इस पे भी काम किया है सर, विप्रो में जब मैं था और मेरी क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट थी। तो एक्सेसिबिलिटी नाम का एक टीम होता है। एक्सेसिबिलिटी वो टीम होती है जो विकलांगों के लिए, हाँ। दिव्यांगों के लिए कंप्यूटर्स प्रोग्राम को प्रोग्राम करती है। हाँ। उसमें मेरा काम हिंदी ट्रांसलेटर का रह चुका है, तो मैं उस पर काम कर चुका हूँ। उसमें जो ध्वनि बाधित होते हैं उनके लिए काम करना था कि कैसे हर एक चीज को प्रोनाउंस किया जाए। और जो हिंदी वाला सेक्शन था वो मैंने एक साल तक लीड किया था। हाँ, तो तो थोड़ा तुमको एक्सपोजर, नॉलेज है उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल करियर है, वो भी मतलब एक वर्टिकल है, क्योंकि हिंदी का प्रोमिनेंस जो है वो बढ़ रहा है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब हिंदी का जो मतलब एक्सेप्टेंस है, और हर कंपनी जो है वो हिंदी को इंटीग्रेट करना चाहती है। कम से कम कस्टमर जहां पर भी इंटरेक्शन पॉइंट है वहां पर हिंदी का महत्व बढ़ रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी और हिंदी ये दोनों को इंटीग्रेट करना ये एक बड़ा वर्टिकल है। बिल्कुल। हाँ। एआई भी इस पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है सर। हाँ, ये मैंने मतलब थोड़ा है हिंदी AI, हिंदी चैट जीपीटी। यस। हाँ, इसकी डिमांड आने वाली है, इस पे काम हो रहा है, काम शुरू हो चुका है। और आप ये भी देखिएगा कि भारत अभी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी बन गया है। हाँ, वो वहां पूरा तो विश्व वहां तो भारत को नंबर एक वन है, मार्केट के रूप में दिखता है। वहां तो नंबर वन है, वहां तो कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो हिंदी तो आगे बढ़ने वाला है। हाँ, हिंदी में डिमांड बिल्कुल। रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद लेने में कॉलेज आ सकूं। आओ, और मतलब कुछ बच्चों को जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनके लिए कोर्स लेकर के आओ। बिल्कुल। एक घंटे का एक मटेरियल लेकर के आओ, क्लास में लो, लाइव लो, ठीक है। और अपना कोशिश करो, तुमको खुद अच्छा लगेगा पढ़ा करके। जो मजा आएगा वो मजा तुमको वही मजा आएगा जो क्लाइंट के संग कोई काम करके आता है, प्रोजेक्ट में आता है। बिल्कुल 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 सर, ऐसा ही सही बोल रहे मजा हैं। आएगा, और फिर तुमको नशा हो जाएगा पढ़ाने का, मैं बता रहा हूँ। और बच्चों को भी जान के मुझे ये लगता है कि बच्चों को जान के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ वो डेटा को विजुअलाइज करके दिखाता है। अभी एक कोर्स मैंने करवाया है, कल ही करवाया है बच्चों को, डेटा विजुअलाइजेशन का। टाटा टाटा जो कोर्स करवाती है फ्रोजन पे, देखे हो तुम? नहीं, मैंने अभी देखा नहीं है मैं सर। तुमको लिंक डाल दूंगा, कल ही करवाया मैंने काफी बच्चों को। 3 घंटे का कोर्स होता है डेटा विजुअलाइजेशन का। टाटा ग्रुप अपने अलग अलग वर्टिकल्स में अलग अलग इंडस्ट्रीज की जो डेटा जो उसके होते हैं और जो उनके विजुअल्स होते हैं उसको वो देते हैं। और अच्छा कोर्स है, फ्री कोर्स है। तुम तो उसको बहुत कम समय में कंप्लीट कर लोगे, और सर्टिफिकेट फ्री है, टाटा वालों का है। कल ही काफी बच्चों ने किया है। मैं तुमको लिंक भेजता हूँ, तुम्हारा संडे या तुम थोड़े समय दोगे तो तुम्हारा वो कोर्स हो जाएगा, सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएगा। लिंक्डइन में अपना एक तो बिल्कुल सर्टिफिकेट ऐड कर लेना। बिल्कुल, मैं उसको देखूंगा सर। देखिए, अच्छा बच्चों को इसलिए लगेगा क्योंकि एसक्यूएल या एक्सेल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स में होते हैं डेटा। तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है, इतना लंबा डेटा है, इतने सारे कॉलम्स हैं, इतने सारे रोज हैं। लेकिन जब उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखा दिया जाता है, बहुत अच्छा लगता है देख के कि अच्छा ये है, इसका ग्रोथ ऐसे हुआ है, ये नंबर 1 पे है, ये टॉप पे, और ये नीचे आ रहा है। तो वो अलग ही एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि मैं जब नया नया एक सीख कोर्स रहा तैयार करो, एक कोर्स तैयार करो, पीपीटी पे तैयार करो, था, ठीक है। छोटा सा पीपीटी मैं बना लो। पीपीटी बनाता हूँ। हाँ, और फिर तुम कॉलेज में आओ। इसके पहले की कंपनी तुमको गुरुग्राम बुला ले, तुम एक दिन क्लास लेने आओ, और तुमको बड़े क्लासरूम में हम क्लास करवाएंगे। 200 बच्चे रहेंगे क्लास में, बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू। ठीक। हर हर महादेव। अभी बनारस गए थे, बड़ा मजा आया था, तुमको देखा तुम वीडियो?
अभी थोड़ा सोशल मीडिया से दूर था सर तुमको कुछ दिनों से। तुमको हम उसका भेजते हैं, देखो लिंक। सीमेंस के 300 बच्चे गए थे बनारस। वाराणसी। आईआईटी जयपुर वाला ट्रिप तो मैंने देखा था वीडियो नहीं वगैरह। नहीं, आईआईटी बीएचयू ले गए थे ना। और वहां अच्छा। पर चैट जीपीटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब के कोर्सेज करवाए। 3 दिन तक बच्चा लोग सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक कोर्स किया। 3 दिन तक आईआईटी बीएचयू में। और चौथे दिन उन लोग को भोर में 3 बजे उठा करके 4 बजे सीधा विश्वनाथ मंदिर। और फिर उस दिन मतलब पूरा बनारस भी घुमाए, और उन लोग को वहां पर कचौड़ी सब्जी जलेबी से लेकर के उन लोग को सारा बनारस एक एक स्वाद चखाए, चाट से लेकर के कुल्फी और पान सब कुछ। और खूब एंजॉय किए वहाँ। 5 बड़ा बजड़ा बोट करके वहां पर उसमें सब गंगा आरती वगैरह करवाए। और बोट पर ही खाना पीना और चाट और कुल्फी और सब बोट पर करवाए। एकदम बहुत मजा आया बनारस में, मतलब। वाराणसी में भैरव बाबा का मंदिर है सर एक, जहाँ द्वारपाल बोले जाते हैं। हाँ, तो वहां हम लोग, मैं खुद से चला गया था, मैं और मेघा मैम वहां चले गए। और वहां से हम लोग, माफी ये मान लीजिए कि पहले जब हम प्लान बनाए थे उसमें वहां जाने का रखे थे। बाद में उसको हम इसलिए हटाए क्योंकि 300 लोगों को वहां मंदिर में जाने पर बहुत समय लगता है। और वो थोड़ा वैसे भी नदी वहाँ में। भीड़ बहुत होती है, और मंदिर वो छोटा वहाँ है, मतलब उसमें हाँ, प्रवेश वहाँ एक कर। मलाई पूरी मिलता है सर, वो एक सब हम मिठाई है। खूब एंजॉय किए हैं, वो सब हमको पता है, वो सब बनारस का ज्ञान हमको है। और उसका जी। फोन नंबर तक है, तो वहाँ मलाई पूरी बेचता है मेरे पास। वहाँ का हम मंगवाए हुए भी है वहां से, तो वो सब। हाँ, बनारस की गलियों का आनंद हम लिए हैं। और बच्चों को जब लेके गए थे तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बच्चे भी बहुत एंजॉय किए, पढ़ाई भी बहुत एंजॉय किए, बनारस घूमना भी बहुत एंजॉय किए। और अभी पीछे कॉलेज में हम लोग वो करवाए थे, क्या नाम है, रुद्राभिषेक करवाए थे। और रुद्राभिषेक पर हम लोगों ने शिव भजन का भी आयोजन किया। तो वो भी बच्चे बहुत एंजॉय किए। और हमको लगता है कि शायद हम लोग अकेले कॉलेज होंगे जहाँ पर रुद्राभिषेक और शिव भजन का आयोजन कॉलेज के अंदर हुआ। तो नया जो काफी पुतला बिल्डिंग है वहां पर ये पूरा आयोजन हुआ था। तो बहुत बढ़िया लगा था। और मतलब मेरी इच्छा है कि साल में एक बार कॉलेज में रुद्राभिषेक जरूर होता रहे। ठीक है सर, चलो, तो महादेव। करके आपसे कनेक्ट करता हूँ सर। आप मुझे वो डेटा विजुलाइजेशन वाला लिंक भेज दीजिए। हाँ, डेटा विजुलाइजेशन वाला कोर्स भेजते हैं, चलो। करो। प्रणाम सर।